वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में और एक एलडीवी के ऊपर एग्जांपल करने वाले हैं टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करके। तो इसके पहले भी मैंने गए वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके एक एलडीवी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखी है, फिर आई बटन में क्लिक कर दो, मिल जाएगी। और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है वो क्या है, अगर आपको नहीं पता तो उसकी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, फिर आई बटन में क्लिक कर दो, मिल जाएगी। या फिर आप ये जो कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करोगे तो भी मिल जाएगी, और कोर्स की जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एग्जांपल दिया गया वो इस तरह से है, d² - 1 * y = 2/√1 - e⁻² - 2x। इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया, और ये किस मेथड से सॉल्व करना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके। तो हमें पता है कि मैंने एक जनरल प्रोसीजर दिया था कि अगर इस तरह से अगर ये कोई एलडीवी दिया है तो हमें इसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने बोला था एक जनरल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो कोर्स के प्लेलिस्ट में है, उसका वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी हम लोग सम पे और प्रोसीड करते हैं। हम देखते हैं कि हम उसमें स्टेप 1 क्या था कि जो गिवन जो एफडी है, इस एलडीसी में जो एफडी है, हमारा एफडी कहाँ था, यहाँ पर होता है। तो ये एफडी है, ये कैपिटल डी फॉर्म में है, कैपिटल डी फॉर्म में डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म में है कि नहीं, तो है। तो हमारा स्टेप 1 क्वालिफाई हो गया, स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम इस एफडी को इक्वेट टू 0 करते हैं, जिससे कि हमारे ए मिल रहा है। ए मतलब क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है फॉर दिस, ये जो प्लेलिस्ट के लिए ही लिया है मैंने। ए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है टू रिप्रेजेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर जो ए है, ए हमारा यहाँ पे d² - 1 = 0 हो जाएगा। तो मैं पहले ए लिख देता हूँ, जिससे कि हम लोग उसके रूट्स निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। तो पहले मैं ए डिफाइन करता हूँ फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो देयरफॉर पहले मैं इस इक्वेशन को 1 मार्क कर लेता हूँ, एंड देयरफॉर तो मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन कर दिया फॉर दिस गिवन इक्वेशन। हमें पता है कि अभी इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, डी क्या आएगा, d + - 1 आ जाएगा। हमें पता है कि इसके रूट्स क्या आने वाले हैं, +-1। तो मैं यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर। तो इस तरह से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ जाते हैं 1, -1। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप कैलकुलेटर से, जिस तरह से मैंने गए वीडियो में बताया था वैसे आप कैलकुलेटर में डाल के भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल था कि हम यहाँ पे इसको d - 1 यहाँ पे कर देंगे, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1 आ जाता है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें रूट्स आ जाते हैं फॉर दिस गिवन ए। तो हमें पता है कि अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढना है, और हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए 4 रूल्स होते हैं। 4 रूल में से ये फर्स्ट वाला रूल्स क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो गिवन रूट्स मिले हैं हमें ए से, ये क्या है, ये रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग रूल 1 अप्लाई करते हैं। रूल 1 क्या कहते हैं, CF = C1 e⁻m1x। तो हमारा m1 क्या है, 1 है, 1x प्लस C2 e⁻−1x। तो ये है, तो ये हमारा CF है। और मैं इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन को 3 मार्क कर लिया है। सो ये हमें CF मिल गया। अभी हमें पता है कि हमें CF मिल गया, हमारा 2 सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं कि हमें PF फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि अगर हमें PF फाइंड आउट करना है विद यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, PI को हम कैसे कहते हैं, PI = uy1 + vy2। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और मैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं 4 मार्क कर लेता हूँ। तो हमें अभी यहाँ पर हमें बस y1 और y2 की वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि y1 क्या है, y1 हमारा e1x है, और हमारा y2 क्या है, e⁻x है। तो हमारे पास y1 और y2 है, बट हमारे पास u और v की वैल्यू नहीं है। तो हम u और v की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि u का फॉर्मूला होता है u = इंटीग्रल ऑफ y2x/w, और सेम एज लाइक v में होता है सिर्फ y1 आ जाता है, और इंटीग्रल ऑफ w/x तो वैसे आ जाता है x/w। तो उसके पहले भी हम लोग क्या कहते हैं, हमें उसमें w की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिसको w को कहते हैं रॉन्स्कियन मैट्रिक्स। तो रॉन्स्कियन मैट्रिक्स क्या कहता है कि हम कैसे क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स कौन से चाहिए हमें, y1 मतलब का डिफरेंशिएशन y1 का, y2 और y2 मतलब यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन चाहिए y2 का। तो अभी हमें अगर यहाँ पे हमें y1 क्या हमारा e1x है, y1 इज e1x, और y2 हमारा क्या है, e⁻x। तो इस तरह से, तो अभी अगर हमें डिफरेंशिएशन ले लेते हैं इसका, तो y1 क्या आता है, हमें e⁻x ही आ जाता है। बट इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आता है, e⁻x, और जब चिन्ह लगाए तो -x का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन ले तो हमें दो फाइनल आंसर क्या आते हैं, -e⁻x आ जाता है। तो ये y2 है। तो अभी हमें ये जो वैल्यूज है
ये जो वैल्यूज है इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स में, तो हमें कैसे आएगा मैट्रिक्स, किस तरह से आएगा मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देयरफॉर तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है, इस तरह से हमें सॉरी मैट्रिक्स आ जाता है e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स, इस तरह से हमें व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स आ जाता है। तो मैं अभी आगे प्रोसीड करता हूँ। अभी हमें इसकी डिटरमिनेंट लेके इस w की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ e रेज टू एक्स को इंटू माइनस e रेज टू माइनस एक्स इसको, और यहाँ पे माइनस e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू माइनस एक्स, इस तरह से। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो e रेज टू एक्स और e रेज टू माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पर भी सेम e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं -1 बाहर निकालूंगा तो -1 क्या बच जाता है 2। तो हमें w की जो वैल्यू क्या आती है, w की वैल्यू आती है -2। तो मैंने इसे इक्वेशन 5 मार्क कर लिया है। तो हमें पता है कि अभी हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने जिस तरह से बताया था स्टार्टिंग में कि u का फॉर्मूला क्या है, u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 बाय y2 इंटू एक्स बाय w आ जाता है। तो हमें अभी सारे वैल्यूज पता है, हमें x की वैल्यू पता है, x हमारा क्या है 2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज टू माइनस 2x, ये हमारा x है। ये जो इक्वल टू के बाद जो भी आता है टर्म ये हमारा कैपिटल X है। तो अभी मेरे को सारे वैल्यूज पता है, y2 की वैल्यू भी है हमारे पास, y2 की वैल्यू है e रेज टू माइनस x। तो अभी मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाता है, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये x के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है। तो हमें जो हमें इक्वेशन किस तरह से आएगा, मतलब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ फिर से एक बार, देन आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन आता है। जब हमने यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट किया तो हमें जो इक्वेशन जो बचता है वो इस तरह से आ जाता है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर e रेज टू माइनस एक्स और नीचे e रेज टू माइनस 2x है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर फर्दर इंटीग्रेट करना है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा, जहाँ पर मैं e रेज टू माइनस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो या e रेज टू माइनस t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, हमेशा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आ जाएगा, एंड e रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू dt, इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं पहले इस इक्वेशन को 6 मार्क कर लेता हूँ। सो देयरफॉर लेट e रेज टू माइनस एक्स बी t, ये हमने कहाँ पे यूज नहीं किया, ओके। सो लेट e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, अगर हमने इसको e रेज टू एक्स माइनस टी ले लिया, फिर जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा s के विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है e रेज टू माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं इस डी टी को मैं ऊपर ले लूँ तो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। माइनस को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप देखोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं मुझे, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स के बदले में यहाँ पे माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं इस इक्वेशन को मैं 7 मार्क करूंगा और इस इक्वेशन को 8 मार्क करूंगा। तो अभी देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8, सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है उन्होंने फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 से क्या किया उन्होंने, यहाँ पर 6 इक्वेशन था, उन्होंने e रेज टू ए माइनस एक्स के बदले उन्होंने t सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ पर ये जो t की वैल्यू यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स क्या था, e रेज टू माइनस 2x था, मतलब e रेज टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर था। यहाँ पर जब मैं सब t सब्स्टिट्यूट किया तो t स्क्वायर हो जाता है, और e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स के बदले उन्होंने यहाँ पे जैसे 8 इक्वेशन दिया था कि हम लोग माइनस डी टी करेंगे। तो ये माइनस मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, फॉर कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर निकाल दिया। तो हमें पता है कि अभी ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर क्या आता है, साइन इनवर्स टी आ जाएगा। तो मैं आगे आपको लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आता है। जब मैंने यहाँ पे मैंने ये तो लिख के बताया कि u इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाता है, हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का। जब हम फिर से वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर उन्होंने वैल्यू अज्यूम की थी, यहाँ पर हम लोग फिर से इसको रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। उन्होंने t के बदले उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ई रेज टू माइनस एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो t के बदले उन्होंने ई रेज टू माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया था, सो उन्होंने यहाँ पे फिर से रिसब्स्टिट्यूट कर दिया। सो यहाँ हमें u की वैल्यू मिल गई है। तो अभी हमें क्या पता करा, देखोगे पी आई के इक्वेशन में हमें u की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू मिल गई, y2 की वैल्यू मिल गई। अब इसी v की वैल्यू निकालना होगा। तो हमें पता है कि v की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू हमें क्या पता है y1 इंटू डब्ल्यू बाय इंटू एक्स बाय डब्ल्यू, डिफरेंशिएट यहाँ पे भी x के साथ हो रहा है, तो x के साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होगा।
सो हमें पता है कि हमें y1 की वैल्यूज पता है, x की वैल्यूज पता है, w की वैल्यूज पता है, तो अभी मैं वो सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे फिर से वही सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 कट हो जाएंगे। तो जो भी कैंसिलेशन होने के बाद इक्वेशन इस तरह से आता है। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को डायरेक्ट, तो मुझे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे e⁻x, यहाँ पे e⁻x या फिर ये जो फॉर्म है इसको e⁻x फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे नीचे का इक्वेशन मैं करूँगा e⁻−2x को हम e⁻2x के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, e⁻x इंटू √1/1 माइनस e⁻x, हम लोग e⁻−2x को 1/e⁻−2x लिख सकते हैं। सो जब यहाँ पर मैं इसको डिनोमिनेटर कॉमन ले लूंगा और इसको मैं ऊपर भेज के कर सकता हूँ। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि e⁻−2x उन्होंने e⁻1/2x के साथ ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन डिनोमिनेटर लेके। तो कॉमन डिनोमिनेटर में क्या आता है, ये जो स्टेप है मैं इसको आगे से अगर इलेबरेट करूँ ये कैसे हुआ करके, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या हुआ, e⁻2x आ गया -1 e⁻2x आ गया। तो 2x को हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर मैं इस दोनों को सेपरेट कर दूं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर दूं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट है तो x आ जाएगा, और इसको फिर से जब मैं ऊपर ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो e⁻x इंटू e⁻x इस तरह से हमें ऊपर न्यूमरेटर में टर्म आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा e⁻2x -1 आ जाएगा। और अभी अगर आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हम लोग इसमें अभी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, e⁻x को t डाल के हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट अभी मेरे पास फिलहाल जगह नहीं है, थोड़ा छोटा डालिए कॉम्पैक्ट लिख दिया आज, बट जगह नहीं है। मैं जब यहाँ पे ये जो स्टेप है फिर से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है लाइक फॉर एग्जाम्पल w की वैल्यू या u की वैल्यू में यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा साइड में, और हम लोग सब कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। सारा जो लिखा था यहाँ पे रब आउट कर दिया, और जो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप थी वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी, और जो इंपॉर्टेंट वैल्यू थी u की वैल्यू जो मुझे मिली -sin−1 e⁻x इस तरह से आ जाती है। ये मैंने वैल्यूज लिख दी 9, और w की वैल्यू मेरे पास है -2। तो जो भी वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी मुझे पता है कि अभी मैं इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करता हूँ। तो अभी अगर मैं देखोगे, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, देन मैं सब्स्टिट्यूशन ट्राई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मुझे e⁻2x नीचे दिख रहा है, तो मैं e⁻x को मैं अगर फिर से t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो लेट या फिर मैं इफ e⁻x इज इक्वल टू t ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या फिर मैं और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, t यूज किया था हम लोगों ने। तो e⁻x इज इक्वल टू m अगर मैं ले लूँ, और इसे मैं इक्वेशन जो कितना 9 था ना, तो ये इक्वेशन 10 है, तो मैं इस इक्वेशन 10 मार्क कर लूँगा, सॉरी इसको पहले इक्वेशन 10 मार्क कर लूँगा, एंड देन मैं इस इक्वेशन को 11 मार्क करूँगा। सो अभी अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मुझे इक्वेशन इस तरह से आएगा, e⁻x इक्वल टू d⁻m/dx इस तरह से आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dm ले लूँगा। तो यहाँ पर इस तरह से पहले आ जाता है ये 10, 11, 12। यहाँ पे बोलोगे यार e⁻2x डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर e⁻2x के लिए अगर मुझे फिर से रिप्लेसमेंट, अगर मैं e⁻2x को t सब्स्टिट्यूट कर देता था तो यहाँ पर ऊपर मुझे कोई यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए, मतलब डेरिवेटिव निकालने के बाद मुझे यहाँ पे dx के बदले कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो वो मुझे नहीं मिलता। यहाँ पे e⁻2x इंटू dx आ जाता, तो उसके लिए ऊपर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसलिए मैंने e⁻x को मैंने सब्स्टिट्यूशन वैल्यू माना बजाय e⁻2x के। सो मेरे पास अभी 10, 11, 12, तो फ्रॉम इक्वेशन 10, 11, 12 द इक्वेशन इस तरह से आता है। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है फ्रॉम इक्वेशन 10, 11, 12। तो अभी मैं अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो मैं फिर से इसको रिसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बट अभी मैं t² - 1 को मैं ये पूरे टर्म को ही मैं u मान लूंगा। तो अगर मैं इसको फिर से डेरिवेटिव ले लूंगा तो मुझे यहाँ पर ऊपर t दिख रहा है और वो हाफ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सो मैं अभी यहाँ पर करके बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसे अभी इसको आगे प्रोसीड करूंगा। सो देयरफॉर लेट t² - 1 बी u। तो मैंने t² - 1 को u मान लिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ तो डिफरेंशिएशन कैसे आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2t आ जाएगा du/dt इस तरह से आ जाएगा।
तो dt को यहाँ पे ले लूंगा और इसको यहाँ पर ले लूंगा, तो t इज इक्वल टू t इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई 2 आ जाएगा। सो इसको मैं इक्वेशन 14 मार्क कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन में 15 मार्क कर लूंगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 13, 14, 15 हमें इक्वेशन इस तरह से आता है। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आता है, बट मैं यहाँ पर एक लिखना भूल गया, जब मैं यहाँ से कॉपी कर रहा था तो यहाँ पर एक माइनस साइन था और यहाँ पर एक माइनस साइन, मेरे को बाद में याद आएगा जब मैंने इसी को यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी फिर से माइनस साइन है, मैं माइनस कैरी करना भूल गया। सो यहाँ पर माइनस साइन है, सो ये माइनस साइन बाहर ही है। तो अभी मैं जब इसको फ्रॉम इक्वेशन 13, 14, 15 हमें इक्वेशन इस तरह से आता है, तो उन्होंने t और dt के बदले उन्होंने du बाय हाफ सब्स्टिट्यूट किया और t स्क्वायर माइनस 1 के बदले उन्होंने u सब्स्टिट्यूट किया। सो अभी अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले लूँ तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको जब ऊपर ले लूँगा तो क्या आएगा, इसको माइनस हाफ u रेस्ट u, इसको अगर मैं ऊपर ले लूँगा तो इंटीग्रल इस तरह से आ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ u रेस्ट टू माइनस हाफ इंटू डी यू आ जाएगा। हाफ को मैंने बाहर ले लिया और माइनस जो भी साइन है, जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया। तो अभी अगर मैं इसको करूँगा तो क्या है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले तो क्या आएगा, तो u माइनस हाफ प्लस 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन लेने के बाद, जो आता है u हाफ ही आ जाएगा, u अंडर रूट ऑफ u आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन होने के बाद आंसर इस तरह से आता है माइनस हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ u आ जाएगा। इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है और बाय हाफ आ जाता है, बाय हाफ आ जाएगा, जिसको मैं ऊपर लेके अंडर रूट ऑफ u इंटू 2/2 ये कट हो जाएगा। तो मुझे v की वैल्यू मुझे मिल रही है, सॉरी मैंने u सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, यहाँ पर मैं और कोई तो वेरिएबल की मैंने u यहाँ पर हम ले रहे हैं ना, तो v इज इक्वल टू u हो जाता। तो यहाँ पर आप कौन सा भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहिए तो अब n में यहाँ पे वैसे मैं को रिप्लेस करता हूँ, एक सेकेंड। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे वैसे मैंने u को क्यों रिकॉर्ड किया था कि आप अगर जब एग्जाम में लिखोगे तो आप हमेशा अलग वेरिएबल्स यूज करना प्रेफर करो। अगर आप सेम वेरिएबल प्रेफर करोगे तो यहाँ पे मैम बोले अगर आपने v की वैल्यू u को माइनस अंडर रूट ऑफ v क्या किया तुमने, कोई नया रिलेशन निकाल लिया गया, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर लाइक कि आप अलग अलग जो वेरिएबल्स है यूज करो। मेरे को लगा मैं यहाँ u भूल ही गया, मैं यहाँ पे फट से कर दिया, सॉरी। तो अंडर यहाँ पे अभी मैं यहाँ पर हमने n लेके चलते हैं, तो अभी यहाँ पे ये n है, तो उन्होंने फिर से हमें जो वैल्यूज है वो सब सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर हम इस वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 14, सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाते हैं। हमने यहाँ पे जब n के बदले हमने जो t स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया था उन्होंने d सब्स्टिट्यूट किया, बट उन्होंने आप देखोगे अगर मैंने यहाँ पे n के बदले t स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया था, बट इसके पहले भी अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने e रेस्ट टू m जो था, सॉरी मैंने कहाँ पर मैं मिस कर दिया क्या, ओके मैंने यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर मैं जैसे गए मैं t ले लिया, सो यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक्स नहीं किए है, सिर्फ यहाँ पर मैंने जो m लिया था यहाँ पर भी तो m ही आना चाहिए था, m इंटू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए था, तो यहाँ पर भी ये m हो जाता है। तो इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जो भी स्टेप बताए थे वो सारे सेम ही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के जो नेम्स थे वो मैंने सिर्फ चेंज कर दिया है क्योंकि वो डुप्लीकेट्स हो रहे थे वेरिएबल की नाम। यहाँ पर मैंने e रेज़ टू x के बदले उन्होंने m सब्स्टिट्यूट किया था, अभी देखोगे यहाँ पर मैं यहाँ पर तो ये क्या आएगा, यहाँ पर उन्होंने m स्क्वायर आ जाएगा। तो उन्होंने देखा कि हमने m स्क्वायर माइनस 1 के बदले उन्होंने क्या n सब्स्टिट्यूट किया था, बट हमें पता है कि हमने m के बदले भी उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, e रेज़ टू x सब्स्टिट्यूट किया था। अभी हमने वो जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो हमारी जो फाइनल v की वैल्यू क्या आती है माइनस अंडर रूट ऑफ, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है हमें यहाँ पर ये माइनस अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू 2x माइनस 1, इस तरह से हमें इक्वेशन आती है। उन्होंने m के बदले e रेज़ टू x सब्स्टिट्यूट किया था, तो m को जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमें इक्वेशन इस तरह से आ जाता है दैट बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग। तो उन्होंने यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ m को थी, m की वैल्यू उन्होंने रीसब्स्टिट्यूट कर दी जो e रेज़ टू x थी। सो या तो हमें ये जो मेरा है यही मेरा फाइनल, ये मेरी फाइनल v की वैल्यू है, दिस इज माय फाइनल v की वैल्यू। और इस इक्वेशन को मैं 13, 14, 15, 16 इस इक्वेशन में 16 मार्क कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। सो या ये हमारा ये है इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10, तो यहाँ कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू माइनस 2x माइनस 1, तो ये इक्वेशन 9 और 10 v की। अभी मेरे पास अभी आप देखोगे तो यहाँ पर इक्वेशन 4 को कंपेयर करोगे, मेरे पास u की वैल्यू होगी, v की वैल्यू होगी, y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, तो अभी हम लोग pi निकाल सकते हैं आराम से।
तो मैं यहाँ पर लिखनी कोशिश यहाँ पर लिख देता हूँ कि पी आई, तो हमारा पी आई किस तरह से आएगा फ्रॉम इक्वेशन 4, जब हम सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम 9 इक्वेशन 9 10 4, तो इक्वेशन इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमें पी आई आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो भी पी आई की वैल्यू यू के बदले उन्होंने यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस साइन इनवर्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ई रेस टू एक्स वाई वन की है, और माइनस अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 2x माइनस 1, ये जो वैल्यू थी यहाँ से उन्होंने ली थी वो मैंने v के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और y2 की वैल्यू की है ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये है, तो ये हमारा पी आई आ गया। तो हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो फिलहाल के लिए जगह नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है, सिर्फ ये जो सी एफ है और पी आई को मैं यहाँ पे इकट्ठा करके लिखने वाला हूँ। तो मैं क्या करता कि अगर आपको लिखना था आप लिख लो, तो उसके बाद में मैं रबर्ट कर लेता हूँ जो पी आई की वैल्यू है, पी और सी एफ को इकट्ठा करके आपको फाइनल सॉल्यूशन लिख के बताता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर इसे नीचे लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को 17 मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो, हमें पता है कि हम लोग फाइनल इक्वेशन क्या करते हैं, फाइनल हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं। तो मेरा सी एफ क्या है, मेरा सी एफ है, तो मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 17 हमें इक्वेशन इस तरह से आता है। तो ये है फाइनल जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन एलडीवीसीसी का। तो इसको आप इक्वेशन 18 मार्क कर लो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पे जो सी एफ और पी आई की जो वैल्यूज थी यहाँ पर जो इक्वेशन 17 में मिली और इक्वेशन यहाँ पर 3 में मिली, उसको सिर्फ मैंने इकट्ठा करके लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा नीचे लिख दिया। रबड़ क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर से आपको फिर से रबड़ करना पड़ेगा, फिर से ये होना पड़ेगा। तो मैं बोला अभी जो भी है जैसे वैसे रहने दो, सिर्फ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो या दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। अगर आपको अभी कुछ लिखना था लिख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही था। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।